friends, I am Neelam Kumari, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Today I deliver my lecture on अधिगम. अधिगम यानी लर्निंग. क्या है अधिगम? अधिगम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सीखना, अर्थात अधिगम नवीन ज्ञान की प्राप्ति ही अधिगम कहलाती है. जैसे कि हमारे जीवन में जब हम कोई किसी से व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं या दैनिक जीवन में जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उस व्यवहार को देखकर हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन आता है वही सीखना है या अधिगम है. अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात मनुष्य जब जन्म लेता है उससे लेकर मृत्यु पर्यंत तक अपने जीवन में सिर्फ सीखता ही सीखता है. वह अपने घर से सीखता है, परिवार से सीखता है, विद्यालय से सीखता है, शिक्षकों से सीखता है, माता पिता से सीखता है. जहाँ से उसे कोई नवीन ज्ञान प्राप्त होता है वह अपने अधिगम को बढ़ाता रहता है, वह अपने जीवन में लर्निंग को बढ़ाता रहता है. अब आज हम बात करेंगे अधिगम के साधन, यानी अधिगम किन किन साधनों के द्वारा प्राप्त हो सकता है. अधिगम के मुख्यतः 3 साधन हैं. प्रथम है दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन. दृश्य साधन यानी वे साधन जिन्हें हम देखकर हमारा अधिगम करते हैं. श्रव्य साधन वे साधन जिनके द्वारा हम सुनकर हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं या बढ़ोतरी करते हैं. और दृश्य श्रव्य साधन वे साधन जिनके द्वारा हम देखकर और सीखकर हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, उसमें नवीन शब्दों का भंडारण करते हैं, नवीन शब्दों का समावेश करते हैं. सबसे पहले है दृश्य साधन. दृश्य साधन जैसे कि मैंने बताया वह अधिगम जिसे हम देखकर प्राप्त करते हैं, जिसमें सबसे पहले है श्यामपट. श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड. प्रत्येक कक्षा के अंदर एक ब्लैक बोर्ड होता है, एक श्यामपट होता है. बालक जब भी कोई क्रिया करता है तो टीचर उसे समझाने के लिए श्यामपट का प्रयोग करता है. श्यामपट में वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, विभिन्न प्रकार के चित्र बनाता है, मॉडल बनाता है, कोई चीज़ लिख के बताता है. तो वो सारी चीज़ें देखकर बालक उसे अपने व्यवहार में ग्रहण करता है तथा अपने अधिगम को बढ़ाता है. सेकंड है चित्र. चित्र जैसे कि बोल नहीं सकते, सिर्फ उन्हें हम देख सकते हैं. कोई भी विषय होता है जैसे कि ज्योग्राफी है या हिंदी है, कोई भी लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम जो भी विधाएं होती हैं जैसे गद्य, पद्य, व्याकरण, रचना, इन सब में हम चित्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं. यह विधि, चित्र विधि सबसे ज़्यादा प्रभावी छोटी कक्षाओं में होती है, क्योंकि जब छोटा बालक होता है तो वह जो अध्यापक बोलता है उसे सुनने की बजाय जो अध्यापक उसे दिखाता है, जो चित्र उसे दिखाता है, वह उसके दिमाग में ग्रहण हो जाता है, वह उसे अपने दिमाग में ऑब्जर्व कर लेता है, उससे सीख लेता है. चित्रों के द्वारा बालक किसी भी चीज़ को समझता है, देखता है तथा उसे दैनिक क्रियाओं के अंदर अपने व्यवहार में लाता है. तीसरा है मानचित्र. जैसे कि हमें पता है कि मानचित्र ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, क्योंकि मानचित्र के द्वारा हम हमारे जो विषय वस्तु है, जो हमारा कंटेंट है, उसमें जो रेखाएं हैं कि हमारे जो भारत की जो रेखा है वो कितनी है, कितने जो क्षेत्र है किसी भी राज्य का, जिले का, वो क्षेत्र कितना है, इन सब को हम अपने मानचित्र से आसानी से समझ सकते हैं. क्योंकि मानचित्र में देखकर बालक ये अंदाज़ा लगाते रहता है कि इस स्थिति में इस जगह का इस तरह से हम रेखाचित्र के माध्यम से समझा सकते हैं. उन्हें पता चल जाता है कि मानचित्र में कौन सी रेखा कहाँ तक की है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, कौन सी राज्य रेखा है, कौन सी अंतर्राज्यीय रेखा है. इन सब का विवरण उसे मानचित्र के आधार पर आसानी से हो जाता है. फिर है प्रतिमा. छोटे बालक होते हैं तो किसी की भी मूर्ति को देखकर वो उसका नाम आसानी से याद कर लेते हैं या उस जगह के बारे में आसानी से याद कर लेते हैं. जैसे भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होती है, तो उन प्रतिमाओं को देखकर बालक ये अंदाज़ा लगा लेता है कि जो हमारे संविधान के निर्माण में इनकी अहम भूमिका थी. तो उन प्रतिमाओं को देखकर बालक अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करता है तथा उनका जो छायाचित्र है वो उसके दिमाग में बैठ जाता है तथा वो जहाँ कहीं भी उनकी प्रतिमा को देखता है तो वो उसे बता देता है कि ये उस व्यक्ति की प्रतिमा है. रेखाचित्र. मानचित्र और रेखाचित्र एक सेम सा वर्ड है, एक सिमिलर वर्ड है, एक समान आकृति होती है. मानचित्र के अंदर हम किसी भी राज्य या जिले की स्थिति, भौगोलिक स्थिति के बारे में बताते हैं, जबकि रेखाचित्र में
हम उसे रेखांकित करके बताते हैं कि इसका जो जिला है उसके अंदर ये वाला स्थान यहाँ पे है और इस रेखा को इस रेखा से मिलाते हैं तो ये बनता है। तो रेखा चित्र के मतलब जैसे अपने रेखा गणित में सरल रेखा है या कर्क रेखा है या मध्य रेखा है, कौन सी रेखा है, इन सब को हम रेखा चित्र से रेखाओं के माध्यम से बता सकते हैं, तो बालक उन्हें देखकर आसानी से समझ लेता है। दूसरा है हमारा श्रव्य साधन। श्रव्य साधन जैसे कि सुनकर जिससे हमारा अधिगम बढ़ता है, जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं देख नहीं सकते, वह हमारा श्रव्य साधन है। पहला है आकाशवाणी। प्राचीन समय में टीवी में देखा होगा कि आकाश से कोई वाणी निकलती थी और जिसे सुनकर हम या जो वहाँ उस समय का जो व्यक्ति था वह अपने भले और बुरे का ज्ञान कर लेता था कि उस आकाशवाणी में क्या बताया गया है। यहाँ पे आकाशवाणी से मतलब ये है कि हमारे जो सैटेलाइट जो आकाश में स्थापित किए गए हैं, उन सैटेलाइटों से जो भी देश विदेश की हमारे आसपास की जो भी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं वो सब हमें आकाशवाणी से प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम हमारे जो चैनल होते हैं उन पे सुन सकते हैं। फिर है वर्तुलाकार ध्वनि यंत्र। वर्तुलाकार ध्वनि यंत्र यानी ग्रामोफोन। प्राचीन समय में देखा होगा कि एक ऐसे गोल गोल सा होता है, उसके अंदर जब हम उसका जो स्पीकर होता है उसे लगाते हैं तो एक अलग प्रकार से गाने की या कोई ध्वनि की आवाज़ आती है या फिर कोई संदेश आता है, वही हमारा वर्तुलाकार ध्वनि यंत्र है। उसमें जैसे आज के समय में सीडी का प्रयोग किया जाता है, उस समय वर्तुलाकार ये ग्रामोफोन ही होते थे जिनसे हम हमारी बात दूसरे तक पहुंचा सकते थे। फिर है सीतावाद्य यानी ध्वनि ट्रांसलेटर। ध्वनि ट्रांसलेटर से मतलब ये है कि जब हमें दूसरे की बातें समझ में नहीं आती तो हम एक जो दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं उनके बीच में सीतावाद्य या ध्वनि ट्रांसलेटर लगा देते हैं, जिससे कि वो हमारी बातचीत सामने वाला व्यक्ति समझ लेता है और सामने वाले की बात हम समझ लेते हैं। जैसे आज के समय में कंप्यूटर की भाषा मशीनी भाषा है और मनुष्य जो बोलता है वो साधारण भाषा में, तो मनुष्य की भाषा को कंप्यूटर कैसे समझे और कंप्यूटर की भाषा को मनुष्य कैसे समझे, उन दोनों के बीच में ध्वनि ट्रांसलेटर यानी मॉडेम लगाया जाता है, जिससे कि वो अपना ट्रांसलेट करके उस भाषा को जिसका उपयोग करना है उसी रूप में वो भेजता है ताकि सामने वाला उसे आसानी से समझ सके। दूरस्थ शिक्षण यानी फ़ोन के बारे में तो आजकल सबको पता है कि हम हमारी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, देश विदेश में बैठे व्यक्तियों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन से हम कोई भी सूचना सामने वाले को कम समय में शीघ्र भेज सकते हैं। ये थे हमारे श्रव्य साधन। फिर आते हैं दृश्य श्रव्य साधन, ऐसे साधन जिन्हें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। सबसे पहले उसमें आता है हमारा दूरदर्शन यानी टीवी में नए नए कार्यक्रम चलते हैं, अनेक चैनल होते हैं, उन चैनलों में अनेक प्रकार के शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ वगैरह सारी चीज़ें चलती हैं, जिसे हम अपने ज्ञान में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं तथा अपने व्यवहार में उपयोग भी कर सकते हैं। ऐसी सूचनाओं को हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो हमारा अधिगम और भी आसानी से अच्छी तरीके से होता है। फिर है संगणक। संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर यानी गणना करने वाला। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, सारी क्रियाएं हम हमारे कंप्यूटर पे करते हैं, तो कंप्यूटर पे जैसे ही हम टाइप करते हैं तो टाइप करने वाली वो चीज़ सामने दिखाई भी देती है और साइड में अगर स्पीकर लगा रखे हमने तो वो हमें सुनाई भी देती है। तो संगणक से हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। फिर है अभिनय यानी रंगमंच पर हम विभिन्न क्रियाएं करते हैं, विभिन्न नाटकों का पात्रों का अभिनय करते हैं। वो सारी चीज़ें जैसे रामलीला है उसका हमने अभिनय किया, उसको हम नाटक से हमने उसे समझाया, तो उस नाटिका को हम देख भी सकते हैं और उस नाटिका में जो पात्र थे उनको हम सुन भी सकते हैं कि वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं। वो है हमारा अभिनय। फिर है चलचित्र से मतलब होता है कि कोई एक शॉर्ट फिल्म जो चलती रहती है और उसका जो संदेश होता है वो हमें सुनाई देता रहता है, तो चलचित्र चलता हुआ चित्र। इससे भी हम हमारी जो सूचनाएं हैं उन्हें हम सुन सकते हैं तथा अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार अधिगम के साधनों के द्वारा हम हमारे व्यवहार में परिवर्तन करते रहते हैं तथा नवीन ज्ञान का समावेश करते रहते हैं।
Thank you for watching this video. Please like, share and comment this video.